नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की है। शादी के बाद किरण करीब 5 दिन तक ससुराल में रही। फिर वह मायके लौट आई। उसे लेने खुद उसका भाई सुमित आया था। जब वह ससुराल से लौटी तो उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। न ससुराल वालों की तरफ से कोई शिकायत आई थी, न ही उसकी तरफ से कोई शिकायत आई। ऐसे में उसके परिवार वाले भी निश्चिंत हो गए कि उसकी शादीशुदा जिंदगी ठीक चल रही है। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि किरण के दिमाग में क्या तूफान चल रहा है। जो मुस्कान उसके चेहरे पर थी वो असल में एक खतरनाक साजिश की परछाई थी। मायके लौटने के अगले ही दिन किरण ने अपने पुराने प्रेमी सागर उर्फ रोशन से फोन पर संपर्क किया। दोनों ने मिलने के लिए मैनपुरी हाईवे के किनारे स्थित होटल बांके बिहारी को चुना। कुछ ही देर में सागर होटल पहुंच गया। किरण पहले से ही वहां उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब दोनों होटल के एक कमरे में बैठे तो दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। किरण ने कहा, रोशन, जैसा हमने प्लान किया था उसी के मुताबिक मैंने योगेश से शादी कर ली है। शादी की रात भी मैंने कोई विरोध नहीं किया ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन उस रात भी मुझे बस तुम्हारी याद आती रही। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। सागर ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने अपने मौसेरे भाई दुर्लभ के जरिए एक सुपारी किलर से बात कर ली है जो तुम्हारे पति को खत्म कर देगा। लेकिन एक दिक्कत है, हमें पैसे चाहिए। किरण ने जवाब दिया, पैसों की फिक्र मत करो। मुंह दिखाई में मुझे करीब 7,000 मिले हैं और 200 योगेश ने भी खर्च के लिए दिए थे। कुल मिलाकर मेरे पास 1 लाख कैश है और 8 लाख के गहने भी हैं। अब तुम उस सुपारी किलर को बुला लो, हम सामने बैठकर इस हत्या का सौदा कर लेंगे। उसके बाद सागर ने दुर्लभ यादव के माध्यम से रामनगर थाना अचलदा मैनपुरी के कुख्यात अपराधी रामजी नागर उर्फ चौधरी से संपर्क किया। वह कुछ ही दिन पहले, होली के 2 दिन पहले जेल से रिहा हुआ था और पैसों की तंगी से जूझ रहा था, इसलिए वह इस सुपारी के लिए तुरंत तैयार हो गया। 17 मार्च 2025 को किरण और सागर दोबारा होटल बांके बिहारी में मिले, जहां उनके आगे के कातिलाना प्लान की पटकथा तैयार की गई। इस बीच सागर ने अपने जानकार दुर्लभ की मदद से कुख्यात सुपारी किलर रामजी नागर उर्फ चौधरी को बुला लिया। उसके बाद तीनों, सागर, किरण और रामजी, आमने सामने बैठे और वहीं किरण ने अपने ही पति की हत्या करवाने की बातचीत शुरू की। रामजी नागर ने यह काम करने के लिए 2 लाख रुपए मांगे, लेकिन जब किरण को यह रकम ज्यादा लगी तो वह तुरंत राजी नहीं हुई। कुछ समय बाद बातचीत के जरिए दुर्लभ ने दोनों के बीच 2 लाख में योगेश की हत्या का सौदा तय करवा दिया। एडवांस में किरण ने 1 लाख नगद रामजी को दे दिए और बाकी 1 लाख काम पूरा होने के बाद देने का वादा किया। पति की हत्या की सुपारी देने के बाद भी किरण योगेश के साथ बहुत प्यार से पेश आने लगी। वह कभी फोन करके तो कभी वीडियो कॉल के जरिए उससे मीठी मीठी बातें करती रहती थी। योगेश भी अपनी नई पत्नी की बातों में पूरी तरह डूबा रहता था। उसे यह जरा भी शक नहीं हुआ कि जिस प्यार को वह सच्चा समझ रहा है उसमें धोखे का जहर छुपा है। फिर 19 मार्च 2025 की सुबह करीब 10 बजे किरण ने योगेश से मोबाइल पर बात की। योगेश ने बताया कि वह फिलहाल कन्नौज जिले से उमरदा कस्बे में है, जहां पुल निर्माण का काम चल रहा है। वह अपनी हाइड्रा क्रेन लेकर वहां गया था और उसका काम अब पूरा हो चुका है। उसने कहा कि कुछ ही देर में वह घर के लिए रवाना हो जाएगा। यह खबर सुनते ही किरण ने तुरंत यह सूचना अपने प्रेमी सागर को दी और सागर ने यह बात आगे सुपारी किलर रामजी नागर को बता दी। रामजी नागर अपने 2 साथियों शिवम और दुर्लभ को साथ लेकर बाइक से बेला चौराहे पर पहुंच गया। दोपहर करीब 1:30 बजे योगेश ने बेला चौराहा पार किया और दिव्यापुरी की ओर बढ़ा। तभी रामजी नागर, शिवम और दुर्लभ ने बाइक से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पटला नहर पुल के पास एक ढाबा पड़ा जहां योगेश खाना खाने के लिए रुका। वहीं उसने अपने बड़े भाई संजय को फोन करके बताया कि वह हाइड्रा क्रेन लेकर लौट रहा है और ढाबे पर खाना खा रहा है। वह करीब 1 घंटे में घर पहुंच जाएगा। खाना खत्म करने के बाद जब योगेश ढाबे से बाहर निकला तो वहां रामजी नागर खड़ा था।
उसने योगेश से पूछा, भाई साहब यह हाइड्रा क्रेन आपकी है क्या? योगेश ने जवाब दिया, हाँ मेरी ही है, कुछ काम है क्या? इस पर राम जी ने कहा, हाँ बहुत जरूरी काम है। दरअसल हमारी कार बेकाबू होकर नहर की पटरी से फिसल कर सीधे नहर में गिर गई है। हमें उसे बाहर निकलवाना है। आप जरा चलकर जगह देख लीजिए, फिर क्रेन से निकाल दीजिएगा। जो भी पैसे कहेंगे हम दे देंगे। योगेश ने सोचा कि छोटा सा काम है, 4,000 रुपये मिल जाएंगे, इसलिए वह लालच में आकर चलने को तैयार हो गया। रामजी नागर और उसके दोनों साथी शिवम व दुर्लभ उसे बाइक पर बीच में बैठाकर घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। लगभग 7 किलोमीटर का सफर तय कर उनकी बाइक पुलिया गांव के पास नहर पटरी पर रुकी। बाइक से उतरते ही रामजी नागर, शिवम और दुर्लभ ने योगेश को दबोच लिया और उसे घसीटते हुए नहर पटरी से कुछ दूर गेहूं के खेत में ले गए। वहां मारपीट कर तथा धारदार हथियार से हमला कर योगेश को लहूलुहान कर दिया गया, लेकिन अब भी योगेश की सांसें चल रही थीं। फिर रामजी नागर ने कमर में खोसा तमंचा निकाल लिया और योगेश की कनपटी से सटाकर फायर कर दिया। उसके बाद उसे मरा समझकर तीनों बाइक से फरार हो गए। इस बीच किरण प्रेमी व सुपारी किलर से मोबाइल फोन के जरिए संपर्क में रही। शाम 4 बजे पलिया गांव के कुछ लोगों ने नहर किनारे गेहूं के खेत में एक युवक को मरणासन्न हालत में पड़े देखा तो पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पाते ही थाना सहरा के एसओ पंकज मिश्रा सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। उस समय युवक की सांसें चल रही थी। अंत जान बचाने के लिए युवक को विधुना ले गए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी में भर्ती करा दिया। इधर जब 2 घंटे तक योगेश घर नहीं पहुंचा तो उसके भाई संजय ने उसे कॉल लगाई। कॉल इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने रिसीव की। उन्होंने संजय को बताया कि यह मोबाइल फोन जिस युवक का है वह मरने की स्थिति हालत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विधुना में भर्ती है। यह सुनते ही संजय घबरा गया। उसने एसओ को बताया कि घायल युवक उसका भाई योगेश है, वह जल्द ही विधुना अस्पताल पहुंच रहा है। इसके बाद संजय ने योगेश के घायल होने की खबर अपने भाइयों, मम्मी पापा तथा योगेश की ससुराल में दी। फिर भाई अक्षय के साथ विधुना पहुंच गया। अस्पताल में उसने भाई योगेश की हालत देखी तो डॉक्टरों से उसने बात की। गंभीर हालत देखकर डॉक्टरों ने योगेश को मेडिकल कॉलेज सैफई रेफर कर दिया। सैफई मेडिकल कॉलेज में जब योगेश का इलाज हुआ और मस्तिष्क का सीटी स्कैन हुआ तो पता चला कि कनपटी में गोली फंसी है। अब तक योगेश का पूरा परिवार मेडिकल कॉलेज आ पहुंचा था। योगेश की पत्नी किरण भी अपने भाई सुमित के साथ आई थी। पति की हालत देखकर वह काफी फड़क रही थी और बोली, अभी तो मेरे हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा और भगवान तूने यह क्या गजब ढा दिया। इनको कुछ हो गया तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। भाई सुमित ने किसी तरह बहन किरण को संभाला। हालांकि उसे सब पता था कि यह नाटक कर रही है। जब योगेश को गोली लगने की खबर पुलिस के आला अफसरों तक पहुंची तो मौके की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी अभिजीत आर शंकर, एसपी सुमित मिश्रा, डीएसपी भरत पासवान और सहारा थाना प्रभारी पंकज मिश्रा तुरंत सैफई मेडिकल कॉलेज पहुंचे। वहां उन्होंने घायल योगेश यादव के परिवार से बातचीत की और मामले की जानकारी ली। अधिकारियों को पता चला कि योगेश किसी मामूली परिवार से नहीं था, बल्कि वह एक करोड़पति व्यापारी का बेटा था। उसकी अभी हाल ही में शादी भी हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि योगेश की जान का दुश्मन आखिर कौन था। योगेश के परिवार वाले भी इस सवाल का सही जवाब नहीं दे सके। अगले दिन योगेश की तबीयत सैफई मेडिकल कॉलेज में और ज्यादा बिगड़ गई। उसके बाद परिवार ने तुरंत उसे ग्वालियर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां भी संतोष नहीं हुआ तो वे उसे आगरा ले गए। लेकिन जब वहां भी सुधार नहीं हुआ तो आखिरकार मैनपुरी के चिचौली मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए पहुंचे। तमाम कोशिशों के बावजूद 21 मार्च की सुबह योगेश जिंदगी की जंग हार गया और उसने दम तोड़ दिया। उसकी मौत के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
रिपोर्ट में बताया गया कि योगेश के शरीर पर कुल 9 जगह गंभीर घाव थे जो किसी धारदार हथियार से किए गए थे। साथ ही उसके सिर के पीछे से 315 बोर की एक गोली भी बरामद हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद परिवार वाले योगेश के शव को उसके पैतृक गांव नगला दीपा लेकर गए। जैसे ही शव गांव पहुंचा, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। बेटे की लाश देखकर उसके पिता सुमेर सिंह और मां सुमन देवी रो रो कर बेहाल हो गए। बाकी घर के लोगों की आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। योगेश की पत्नी किरण, जो ससुराल में ही थी, वह भी शव देखकर बेसुध हो गई और पति के शव से लिपट कर रोने लगी। उसका हाल देखकर हर किसी की आंखें नम हो गईं। किसी तरह उसकी बहन पारुल ने उसे ढांढस बंधाया। इसके बाद योगेश का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से किया गया। इस बीच सहारा थाने के एसओ पंकज मिश्रा ने संजय यादव की दी हुई तहरीर के आधार पर योगेश पर जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज की, जिसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत दर्ज किया गया। लेकिन जब योगेश की मौत हो गई तो उसी रिपोर्ट को हत्या में बदल दिया गया और धारा 103 के तहत केस दर्ज किया गया। क्योंकि यह मामला एक बड़े कारोबारी के बेटे की हत्या का था, इसलिए मैनपुरी जिले के एसपी अभिजीत आर शंकर ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए एसएसपी सुमित मिश्रा और डीएसपी भरत पासवान की देखरेख में एक विशेष जांच टीम बनाई। इस टीम में सहार थाने के इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा, स्वान टीम के प्रभारी राजीव कुमार, चुने हुए तेज तर्रार पुलिसकर्मी और सर्विलांस टीम को शामिल किया गया ताकि मामले की सच्चाई जल्द सामने लाई जा सके। पुलिस कप्तान द्वारा बनाई गई विशेष टीम के पूरे जोश और फुर्ती के साथ इस मामले की जांच शुरू कर दी। सबसे पहले टीम घटना स्थल पर पहुंची और वहां का गहन निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने ढाबे के मालिक और वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों से अलग अलग पूछताछ की ताकि किसी भी सुराग को पकड़ा जा सके। पूछताछ के बाद पुलिस टीम ने उस रास्ते की छानबीन की जो ढाबे से पलिया गांव तक जाता है, वहीं गांव जहां योगेश गेहूं के खेत में घायल अवस्था में मिला था। यह दूरी लगभग 7 किलोमीटर थी। टीम ने इस पूरे रास्ते पर खास तौर पर सड़क किनारे और नहर की पटरी पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज बारीकी से खंगाली। इस जांच के दौरान पुलिस को एक अहम सुराग मिला। पटना नहर पुल पर लगे एक कैमरे में देखा गया कि बाइक पर 4 लोग पुलिया गांव की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, लेकिन जब वे वापस लौटे तो बाइक पर केवल 3 लोग ही थे। इस फुटेज में एक व्यक्ति का चेहरा स्पष्ट रूप से दिख रहा था, जिससे उसकी पहचान करना संभव हुआ। पुलिस टीम ने यह सीसीटीवी फुटेज आसपास के थानों को भेजी। जब अचलदा थाने की पुलिस ने यह फुटेज देखी तो उन्होंने तुरंत जानकारी दी कि बाइक चलाने वाला युवक कोई और नहीं बल्कि रामजी नागर उर्फ चौधरी है। रामजी एक जाना माना अपराधी है और अचलदा थाने के अंतर्गत आने वाले रामनगर गांव का रहने वाला है। उस पर पहले से ही 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं और अभी हाल ही में उसे गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल से जमानत मिली थी। फिलहाल वह जेल से बाहर घूम रहा था। इतनी जानकारी मिलते ही पुलिस को यकीन हो गया कि योगेश की हत्या में रामजी नागर की भूमिका अहम है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने तुरंत रामनगर गांव में छापेमारी की, लेकिन वह वहां नहीं मिला। इसके बाद इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा और स्वान टीम के प्रभारी राजीव कुमार ने अपने खास मुखबिरों को उसके पीछे लगा दिया और खुद भी लगातार छापे मारते रहे। आखिरकार 24 मार्च 2025 को दोपहर करीब 12 बजे एक महत्वपूर्ण खबर आई। एक भरोसेमंद मुखबिर ने थाने में आकर बताया कि रामजी नागर इस समय हरपुरा मोड़ पर किसी युवक से पैसों को लेकर बहस कर रहा है। मुखबिर ने कहा कि अगर तुरंत कार्रवाई की जाए तो उसे हाथ पकड़ा जा सकता है। यह खबर मिलते ही एसओ पंकज मिश्रा अपनी पुलिस टीम के साथ तुरंत हरपुरा मोड़ के लिए रवाना हुए। पुलिस को देखकर 2 युवक वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन टीम ने तेजी दिखाते हुए दोनों को पकड़ लिया और उन्हें थाना सहारा ले जाया गया। वहां पूछताछ के दौरान एक युवक ने अपना नाम रामजी नागर उर्फ चौधरी बताया।
जो महेश नागर का बेटा और रामनगर का निवासी था। दूसरे युवक ने अपना नाम सागर उर्फ रोशन यादव बताया, जो राम मनोहर यादव का बेटा था और शियापुर हजियापुर गांव थाना भूपंद जिला मैनपुरी का रहने वाला था। जब इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने रामजी नागर की तलाशी ली तो उसके पास से एक देसी कट्टा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन, एक तेज धार वाला चाकू और 2000 नगद बरामद हुए। वहीं जब सागर उर्फ रोशन की तलाशी ली गई तो उसके पास भी एक 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, एक मोबाइल फोन और 1000 नगद मिले। पुलिस ने बरामद सभी सामानों को कब्जे में लेकर सुरक्षित कर लिया। रामजी नागर ने पुलिस को वह मोटरसाइकिल भी बरामद करवा दी जिसे योगेश की हत्या के वक्त इस्तेमाल किया गया था और जिसे उसने हरपुरा मोड़ पर छिपाया हुआ था। पुलिस ने जब हाइड्रा चालक योगेश यादव की हत्या के सिलसिले में रामजी नागर उर्फ चौधरी से पूछताछ शुरू की तो उसने पहले तो पूरी तरह से अनजान बनते हुए खुद को निर्दोष बताया, लेकिन इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने उसकी चुप्पी और झूठ को भांप लिया और फिर सख्ती से सवाल जवाब शुरू किए। आखिरकार ज्यादा देर नहीं लगी और रामजी टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि वही योगेश यादव का कातिल है। उसने बताया कि यह हत्या उसने किसी निजी दुश्मनी में नहीं बल्कि सुपारी के तौर पर की थी। रामजी ने बताया कि यह सुपारी योगेश की नई नवेली पत्नी किरण यादव और उसके प्रेमी सागर उर्फ रोशन ने मिलकर दी थी। दोनों ने अपने रिश्तेदार दुर्लभ के जरिए उससे संपर्क किया था और हत्या के बदले 2 लाख देने की बात तय हुई थी, जिसमें से 1 लाख एडवांस दे दिए गए थे। बाकी की रकम लेने के लिए ही उसने सागर को बुलाया था। उसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। रामजी पर जब सख्ती की जा रही थी तब थाने में उसकी चीखें इतनी तेज थीं कि सागर उर्फ रोशन के कानों तक भी पहुंच रही थी। यह सुनकर वह अंदर से डर गया और जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो वह बिना ज्यादा दबाव के ही टूट गया। सागर ने बताया कि वह और किरण एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और शादी के बाद योगेश उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बन गया था, इसलिए दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया और रामजी को सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी। जब यह साफ हो गया कि योगेश की हत्या उसी की पत्नी किरण ने करवाई थी तो पुलिस टीम उसे पकड़ने के लिए उसके मायके सियापुर हजियापुर पहुंची, लेकिन वह वहां नहीं मिली। उसके भाई सुमित ने बताया कि वह इन दिनों अपने ससुराल नगला दीपा गांव में है। इसके बाद पुलिस टीम नगला दीपा गांव पहुंची और किरण यादव को गिरफ्तार कर लिया। जब ससुराल वालों को उसकी गिरफ्तारी की जानकारी मिली तो उन्होंने विरोध जताया। इस पर एसएचओ पंकज मिश्रा ने उन्हें बताया कि उनकी ही बहू ने सुपारी दिलाकर उनके बेटे की हत्या कराई है। यह सुनकर पूरा परिवार सदमे में आ गया। इसके बाद किरण को थाना सहार लाया गया, जहां उसका आमना सामना उसके प्रेमी सागर और सुपारी किलर रामजी नागर से हुआ। जब उसने दोनों को देखा तो उसे सब समझ में आ गया कि अब उसका राज खुल चुका है। फिर बिना कुछ कहे सुने उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने जब योगेश की हत्या के मामले को सुलझाकर हत्यारों को पकड़ लिया तो उन्होंने इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। इसके बाद एसपी अभिजीत आर शंकर और एसपी सुमित मिश्रा ने मैनपुरी पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित करके हत्या की गुत्थी सुलझाने की जानकारी सार्वजनिक की, क्योंकि अपराधियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इसलिए पुलिस ने मृतक योगेश के बड़े भाई संजय यादव की शिकायत पर BANS की धारा 1031 और 612 के अंतर्गत रामजी नागर, सागर उर्फ रोशन यादव और किरण यादव के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार भी कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि रामजी नागर और सागर के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए थे, जिस कारण उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 325 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद जांच आरोपियों के बयानों और अन्य साक्ष्यों से जो तथ्य सामने आया वह बेहद चौंकाने वाला था। एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ जीवन बिताने की चाह में
शादी के केवल 14 दिन बाद ही अपने पति की सुपारी देकर हत्या करवा दी थी। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और इस सनसनीखेज घटना को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें और अंत में इस अपराध की कहानी के बारे में अपना राय भी कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मामला उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के फफूंद थाना क्षेत्र के सियापुर हजियापुर गांव से जुड़ा है। इसी गांव में हरगोविंद सिंह यादव अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी कमला देवी के अलावा 3 बेटे सुमित, आशुतोष और संतोष तथा 2 बेटियां पारुल और किरण थीं। पहले वे दिव्यापुर कस्बे के संजय नगर मोहल्ले में रहते थे, लेकिन बाद में गांव में बस गए। हरगोविंद सिंह प्राइवेट नौकरी करके अपने पूरे परिवार का खर्च उठाते थे। उनके तीनों बेटे सुमित, आशुतोष और संतोष पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे। तीनों ने मैनपुरी के तिलक कॉलेज से BSSC की डिग्री हासिल की और फिर नौकरी के सिलसिले में बाहर चले गए। आशुतोष उज्जैन के एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक की नौकरी कर रहा था। तीनों की शादी हो चुकी थी और वे अपने परिवार के साथ बाहर ही रहते थे। वे केवल त्योहारों या फिर शादी ब्याह जैसे खास मौक़ों पर ही गांव आया करते थे। हरगोविंद सिंह की दोनों बेटियां पारुल और किरण भी पढ़ाई में होशियार थीं। उन्होंने 8वीं तक की पढ़ाई दिव्यापुर के आदर्श शिक्षा निकेतन स्कूल से की और फिर इंटर की परीक्षा मैनपुरी के एक कॉलेज के से पास की। इसके बाद उनकी मां कमला देवी ने उनकी पढ़ाई छुड़वा दी और घर के कामकाज में लगा दिया। उस समय पारुल की उम्र करीब 18 साल हो चुकी थी और अब हरगोविंद सिंह को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। वे चाहते थे कि पारुल का विवाह किसी ऐसे परिवार में हो जो संपन्न हो और जहां किसी तरह की कोई कमी ना हो। काफ़ी खोजबीन के बाद उन्हें संजय नाम का लड़का पसंद आया। संजय के पिता सुमेर सिंह यादव मैनपुरी जिले की तहसील भोगांव के अंतर्गत आने वाले गांव नगला दीपा के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी सुमन देवी के अलावा 4 बेटे संजय, अक्षय, योगेश व सचिन तथा एक बेटी प्रियंका थी। अभी तक उनके किसी भी बेटे की शादी नहीं हुई थी, इसलिए वह बड़े बेटे संजय की शादी को लालायत थे। सुमेर सिंह यादव करोड़पति धना व्यापारी थे। उनका हाइड्रा और क्रेन मशीन का कारोबार था। उनके पास 10 हाइड्रा व क्रेन मशीनें थीं। उनका बड़ा बेटा संजय अपने भाइयों के साथ JCB और हाइड्रा जैसे उपकरणों को किराए पर चलाता था। उसकी ज़्यादातर मशीनें सेतु निगम में लगी रहती थीं। सुमेर सिंह यादव का एक मकान मैनपुरी के दिव्यापुर कस्बे में सेहंद मंदिर के पास है। संजय यादव इसी मकान में भाइयों के साथ रहकर कारोबार चलाता था। उसने मकान के भूतल पर SS यादव क्रेन सर्विस के नाम का ऑफिस खोल रखा था। उसका यह व्यापार मैनपुरी से लखनऊ तक फैला था। संजय व उसके कारोबार को देखकर हरगोविंद सिंह ने उसे अपनी बेटी पारुल के लिए पसंद कर लिया। फिर 9 फरवरी 2019 को पारुल का ब्याह संजय के साथ धूमधाम से कर दिया गया। पारुल दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। आते ही उसने घर संभाल लिया। पारुल से छोटी किरण थी। वह अपनी बड़ी बहन से ज़्यादा सुंदर थी। 17वां बसंत पार करते ही उसकी सुंदरता में और भी निखार आ गया था। गोरा रंग, बड़ी बड़ी कजरारी आंखें और चंचल चितवन किसी को भी अपनी ओर खींच लेती थी। किरण के घर से 100 कदम की दूरी पर सागर उर्फ रोशन रहता था। उसके पिता राम मनोहर यादव प्राइवेट नौकरी व खेती करते थे। परिवार में बेटे सागर के अलावा 2 बेटियां पप्पी व बबली थीं। बबली की शादी हो चुकी थी। वह उम्रदा में पति के साथ रहती थी। 25 वर्षीय सागर उर्फ रोशन आकर्षक युवक था। BSSC पास करने के बाद उसने नौकरी का प्रयास किया। असफल होने पर वह ट्रैक्टर चलाने लगा। सागर ठाठ बाट से रहता था और गांव में बाइक से घूमता था। पड़ोसी होने के नाते जब कभी किरण व सागर की आंखें चार होती तो उनकी आंखों में प्यार का समंदर उमड़ पड़ता। लेकिन चाहकर भी दोनों आपस में बात न कर पाते क्योंकि उन्हें घर वालों का डर सताता था। यह बात कोरोना काल की है। दरअसल हरगोविंद सिंह व राम मनोहर के बीच 5 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था।
जिससे दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी थी। उनका हुक्का पानी भी बंद था, लेकिन किरण व सागर एक दूसरे को मन ही मन चाहने लगे थे। किरण रोशन के ठाट बाट से प्रभावित थी। रोशन भी किरण की खूबसूरती का दीवाना था। चाहत दोनों तरफ से थी। धीरे धीरे उनकी चाहत बढ़ी तो उनका मिलन घर से बाहर होने लगा। किरण की मौसी का घर मैनपुरी में था। किरण मौसी के घर जाती, फिर साईं मंदिर जाने का बहाना कर घर से निकलती और बांके बिहारी होटल पहुंच जाती थी। वहीं सागर भी आ जाता, फिर घंटों बैठकर दोनों प्यार भरी बातें करते। इसी होटल में एक रोज किरण और सागर ने अपने प्यार का इजहार किया और साथ जीने मरने का वादा किया। दुश्मनी के कारण दोनों ने प्यार की भनक घर वालों को नहीं लगने दी। किरण का आना जाना अपनी बहन पारुल की ससुराल में लगा रहता था। वह उसके परिवार के वैभव से प्रभावित थी। उसका मन करता कि उसका प्रेमी सागर भी ऐसा ही अमीर होता तो वह भी उससे शादी कर खुशी से जीवन बिताती। इसी सोच में उसने एक रोज खतरनाक प्लान बना लिया और अपने प्लान से प्रेमी सागर को भी अवगत करा दिया। किरण का प्लान था कि वह अपनी दीदी पारुल के देवर योगेश को अपने प्यार के जाल में फंसाएगी और शादी करने के बाद उसका मर्डर कर देगी। उसके बाद प्रॉपर्टी में उसे उसका हिस्सा मिल जाएगा। फिर वह दोबारा प्रेमी से शादी रचा लेगी और शानो शौकत से जिंदगी बिताएगी। सागर को किरण के इस प्लान पर पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन दोहरा फायदा देखकर सागर भी किरण का साथ देने को राजी हो गया। इस प्लान के बाद किरण का पारुल की ससुराल आना जाना बढ़ गया। वह योगेश पर डोरे डालने लगी। 21 वर्षीय योगेश भी किरण की ओर आकर्षित होने लगा। योगेश हाइड्रा चलाता था और दिव्यापुर में रहता था। किरण किसी न किसी बहाने दिव्यापुर पहुंच जाती और योगेश के साथ घूमती। धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। फिर एक रोज जैसा भी आया कि दोनों एक दूसरे से ब्याह करने को उतावले हो उठे। इसी बीच घर वालों ने योगेश का विवाह कहीं और तय कर दिया। योगेश को शादी की बात पता चली तो उसने साफ इनकार कर दिया। योगेश ने फैमिली वालों को साफ बता दिया कि वह और किरण एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। उसकी शादी कहीं और की गई तो वह आत्महत्या कर लेगा। योगेश की इस धमकी से घर वाले डर गए। उसके बाद सुमेर सिंह यादव ने किरण व उसके पिता हरगोविंद सिंह व भाई सुमित से शादी के संबंध में बात की। दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद योगेश का रिश्ता किरण के साथ तय हो गया। हालांकि इस शादी को पारुल राजी नहीं थी। शादी की तारीख तय हुई 5 मार्च 2025। इधर शादी तय होने की बात सागर उर्फ रोशन को मालूम हुई तो वह नाराज हुआ। इस पर किरण ने सागर से कहा कि वह ज़्यादा दिनों तक ससुराल में नहीं रहेगी, आते ही वह प्लान को पूरा करेगी। वह तब तक सुपारी किलर का इंतजाम कर ले। किरण के इस आश्वासन पर रोशन मान गया। 5 मार्च 2025 को दिव्यापुर के राधा कृष्ण मैरिज हॉल में किरण का विवाह योगेश के साथ बड़ी धूमधाम से हो गया। किरण योगेश की दुल्हन बनकर ससुराल नगला दीपा आ गई। यहाँ उसकी खूब आवाभगत हुई। मुंह दिखाई रस्म में उसे सोने चांदी के उपहार के अलावा लगभग 2000 नगद मिले। सुहाग रात को योगेश ने भी उसे घूंघट उठाई पर सोने की अंगूठी व 200 रुपये दिए। सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार नई दुल्हन ससुराल में जलती होली नहीं देखती, इसीलिए उसका भाई सुमित आया और 10 मार्च को किरण की चौथी रस्म अदा कर किरण को लिवा लाया। मायके आने के दूसरे रोज ही किरण ने अपने प्रेमी सागर उर्फ रोशन को होटल बुलाकर बात की, फिर पति की हत्या की। सुपारी 2 लाख में सुपारी किलर राम जी नागर को दे दी। किरण के कुकृत्य से उसका भाई सुमित बेहद खफा है। मामला खुलने के बाद उसने कहा कि किरण ने जो पाप किया है उसकी सजा उसे फांसी होनी चाहिए। जेल में वह उसके परिवार का कोई सदस्य उससे मिलने नहीं जाएगा, ना ही किसी तरह की पैरवी उसे जेल से रिहा कराने के लिए की जाएगी। पुलिस उसका एनकाउंटर कर दे तो वह उसके शव पर हाथ भी नहीं लगाएगा। मृतक योगेश के मम्मी पापा व भाइयों ने भी किरण को फांसी की सजा देने की मांग की है। फांसी से कम सजा उन्हें मंजूर नहीं है।
25 मार्च 2025 को पुलिस ने हत्यारोपी रामजी नागर सागर उर्फ रोशन व किरण को इटावा कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। 27 मार्च 2025 की रात इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा ने चेकिंग के दौरान सुपारी किलर रामजी नागर के साथी शिवम व दुर्लभ यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों योगेश हत्याकांड में वांछित थे। उनके पास से 2 तमंचे तथा 4 कारतूस बरामद हुए। उन दोनों को भी जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस कहानी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, यह भी ज़रूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी इसी तरह की ज़रूरी जानकारी मिले।